नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग किरण हिस्ट्री में अपने अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो इससे पहले हमने जो है वीडियो में देखा था किस प्रकार से जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य यूरोपीय कंपनियों के बीच में संघर्ष होता है, और उसमें जो है सफलतापूर्वक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को स्थापित कर लेती है। स्थापित करने के बाद जो है उसके आगे का जो इतिहास है वो आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से धीरे धीरे सभी राज्यों को जीते हुए अपने आप को एक बृहत सत्ता के रूप में यहाँ पे स्थापित करती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को जरूर जरूर लाइक किया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हमारे यहाँ से दिया गया है कि इस समय बंगाल में आधुनिक पश्चिमी बंगाल प्रांत, समूचा बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे, और यह मुगलकालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था। तो इस पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि जो बंगाल की भौगोलिक स्थिति जो इतिहास में थी उसके बारे में बताया गया। आज जो हम बंगाल देखते हैं वो बंगाल और अंग्रेजों के समय और मुगलों के समय जो बंगाल था उससे काफ़ी अंतर था, क्योंकि आज सिर्फ हमें जो है पश्चिम बंगाल एक मिला हुआ है। बाकी जो है पूरा बंगाल, क्या कहते हैं, कौन कौन से क्षेत्र थे उसमें, पश्चिमी बंगाल प्रांत, समूचा बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा उसमें शामिल थे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं कि बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खां तथा उसके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया कि इसे जो है भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। डच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने बंगाल में जगह जगह अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर ली, जिनमें हुगली जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण पतन था। 1705 में जहां बंगाल की जनसंख्या 15,000 थी, वही 1750 में यहाँ की जनसंख्या बढ़कर जो है 1 लाख के करीब हो गई, और ढाका और मुर्शिदाबाद दो घनी आबादी वाली जिले थे। आगे देखिए, 1633 से 63 के बीच बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासन के अधीन फैक्ट्रियां और कारखाने, जिनको व्यापारिक स्थापित करने तथा शांतिपूर्वक व्यापार करने के लक्ष्य पर जो है कार्य किया था। 1651 में शाह सूजा से अनुमति प्राप्त कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली में कारखाना स्थापित कर तात्कालीन बंगाल की प्रमुख निर्यात परक जीन्स, शोरा, रेशम और चीनी का व्यापार प्रारंभ किया। और 1658 में बंगाल के सूबेदार मीर जुमला ने कंपनी के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु के बाद शाइस्ता खान ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पुनः जो है बहाल कर दिया था। 1670 से 1700 के बीच बंगाल में अनधिकृत अंग्रेज व्यापारियों अथवा दस्तनदाजों का बोलबाला था। ये स्वतंत्र तथा कंपनी के नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार करते थे, और इन व्यापारियों की गतिविधियां ही कालांतर में अंग्रेजों और मुगलों के बीच जो है संघर्ष का कारण बनी थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से पूर्व अलीवर्दी खां ही एकमात्र बंगाल का नवाब था जिसने कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी के सुदृढ़ का जो है विरोध किया था। देखिए, इसके बाद जो है आपका सिराजुद्दौला जो 1756-57 में जो है शासन को संभालता है। अलीवर्दी खां के बाद उसका नाती जो है सिराज 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। और सिराज के बारे में जीन ला, जो एक इतिहासकार है, उन्होंने क्या कहा है कि वह न केवल विभिन्न प्रकार के व्यभिचारों के लिए अपितु अपनी क्रूरता के लिए भी कुख्यात था। हर कोई सिराजुद्दौला के नाम से कांपता था। सिराज उद्दौला के राजगद्दी के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में कुछ प्रमुख नाम है, जैसे कि पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, जो उसका चचेरा भाई था। सिराज की मौसी घसीटी बेगम तथा उसका सेनापति मीर जाफर अलीवर्दी खां का दामाद था। ठीक है। आगे देखिए, अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने मौसी घसीटी बेगम को जो है बंदी बना लिया, और सेनापति मीर जाफर को हटाकर उसके स्थान पर मीर मदान को नियुक्त किया था। मोहनलाल नामक एक कश्मीरी युवक को सिराज ने इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार करने लगा था। 1756 में सिराज ने जो है पूर्णिया के शौकत जंग के दमन हेतु प्रस्थान किया, और अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में जो है सिराज ने शौकत को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। इसी समय सिराज को मुगल शासक से एक फरमान मिला, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर उसकी सूबेदारी का अनुमोदन दिया गया था। सिराज का अंग्रेजों से संबंध कड़वाहट भरा था, और जिसके लिए उसके कई कारण जिम्मेदार थे, और कुछ इस प्रकार के कारण यहाँ पे दिए गए हैं। इससे पहला कारण था कि अंग्रेजों द्वारा नवाब की सत्ता की अवहेलना कर उसके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल लोगों को बढ़ावा देना। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है कि नवाब के राज्यारोहण के समय उसे उचित सम्मान एवं उपहार कंपनी द्वारा न देना।
आगे देखिए कि नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति न मिलना और नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम को किलेबंदी को सुदृढ़ करना और फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त व्यापार का विशेष अधिकार दस्तक का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार में जो है प्रयोग किया जा रहा था। मतलब जो दस्तक जो उनको मिला था कंपनी को मिला था, लेकिन उसके जो निजी व्यापारी थे वो उसका लाभ अपने व्यापार के लिए करते थे और वो भारतीयों से जो है कुछ ब्राइब लेकर, ठीक है, घूसखोरी लेकर जो है वो व्यापार को बढ़ाया करते थे। तो इस कारण से जो है वो सिराज जो है नाराज था। तो ये कुछ 5 कारण हैं जिसको आपने पढ़ा। आगे देखिए, सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच होने वाले संघर्ष के लिए उपयुक्त कारण ही जिम्मेदार थे। ठीक है, तो ये जो ऊपर 5 कारण दिए गए हैं ये सर्वथा जो है सम्मत है। आगे देखिए, दस्तक क्या था? तो दस्तक वस्तुतः कर मुक्त व्यापार करने का परमिट या पारपात्र था और 1717 मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक का जारी करता है। ठीक है, आगे देखिए, तो अभी हमने देखा कि किस जो अंग्रेज फैक्ट्री थे, वो अंग्रेज फैक्ट्री का जो प्रेसिडेंट था उसको दस्तक जारी करने का अधिकार था। दस्तक क्या था? मुक्त व्यापार करने का परमिट था जो कंपनी को प्राप्त था और कंपनी उसको जो है पैसे के बदले में किसी और को देती थी। आगे देखिए कि दस्तक से कंपनी के कर्मचारी 2 तरह से लाभ कमाते थे। एक तरफ तो वे दस्तक द्वारा बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे और दूसरी ओर ये दस्तक अपने भारतीय मित्रों को बेचकर भी पैसा कमाते थे। ऊपर मैंने आपको बताया था। अगला देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद दस्तक का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा और कॉर्नवालिस के समय जो है दस्तक की सुविधा को समाप्त कर दिया गया। सिराज ने समुचित कारणों के आधार पर मई 1756 में कासिम बाजार पर आक्रमण का आदेश देकर उस पर कब्जा कर लिया। अगला है कलकत्ता पर अधिकार, जो कि 15 जून 1756 करने हेतु नवाब ने स्वयं आक्रमण का नेतृत्व किया और कलकत्ता के गवर्नर ड्रेक को ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप में जो है शरण लेनी पड़ी और मिस्टर हालवेल अपने कुछ सहयोगियों के साथ नवाब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद देखिए, 20 जून को फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराज ने बंदी बनाए गए 446 कैदियों को, जिसमें स्त्री या बच्चे भी थे, को एक घुटन युक्त अंधेरे कमरे में जो है बंद कर दिया था और 21 जून को प्रातःकाल तक सवेरे में केवल 21 व्यक्ति ही जीवित बचे, जिनमें जो है अंग्रेजी अधिकारी हालवेल भी जो है शामिल था। अंग्रेजी इतिहासकारों ने 20-21 जून की इस घटना को जो है काल कोठरी त्रासदी मतलब ब्लैक होल ट्रेजेडी की संज्ञा दी थी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अक्टूबर 1756 में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सैनिक अभियान को कलकत्ता भेजा गया और इस सैन्य अभियान में एडमिरल वाटसन क्लाइव का जो है सहायक रहा। आगे देखिए, क्लाइव ने पहले बजबज पर फिर 2 जून 1757 को कलकत्ता पर अधिकार किया और क्लाइव के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत नवाब ने जो है संधि का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद देखिए, 9 फरवरी 1757 को कंपनी और नवाब सिराज के मध्य संपन्न अली नगर की संधि की शर्तों के अनुसार नवाब ने मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को प्रदत्त समस्त व्यापारिक सुविधा को जो है स्वीकार कर लिया था। उसमें कौन कौन सी सुविधा दी गई थी? तो देखिए, जिन अंग्रेज फैक्ट्रियों पर नवाब ने कब्जा किया उनको जो है वापस करते हुए युद्ध हर्जाना दे दिया था और अंग्रेजों को सिक्का ढालने एवं कलकत्ते में किलेबंदी का भी अधिकार दे दिया और 18 अगस्त 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल भी जो है स्थापित कर ली थी। इसके बाद देखिए, बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर जो है अधिकार कर कंपनी ने नवाब से कहा कि वे फ्रांसीसियों को बंगाल से बाहर निकाल दें, जिससे नवाब को मानना पड़ा। सिराज की कमजोर हो रही स्थिति को महसूस कर अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद की गद्दी पर अपने किसी कठपुतली शासक को बैठाने की बात सोचने लगे, जिसमें जो है सिराज के विरोधियों ने भी उसका साथ दे दिया था। विरोधी कौन कौन थे? तो देखिए, सिराज के विरोधियों में मीर जाफर, जिसे नवाब ने सेनापति के पद से बर्खास्त किया था, राय दुर्लभ जो दीवान के पद पर कार्यरत था, उसको जो है नवाब ने मोहनलाल का अधीनस्थ बना दिया था, मतलब मोहनलाल को उसकी जगह रख दिया गया था। आगे देखिए, बंगाल के जगत सेठ जो है शामिल थे और जिन्हें कभी नवाब ने जो है अपमानित किया था। ये वो लोग थे जिन्होंने क्या कहते हैं नवाब के विरुद्ध कार्य किया। देखिए, सिराज के विरुद्ध सक्रिय दरबारी षड्यंत्रकारियों और अंग्रेजों के बीच अप्रैल मई 1757 में कुछ गुप्त समझौते हुए और इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका अमीचंद और वाटसन जो कासिम बाजार का प्रमुख, उनके बीच ये हुआ था। मीर जाफर को सिराज के बाद जो है अगला बंगाल का नवाब प्रस्तावित कर अंग्रेज प्लासी की युद्ध की तैयारी में जो है जुट जाते हैं। इसके बाद देखिए, प्लासी का युद्ध 1757, ये युद्ध नहीं बल्कि एक षड्यंत्र था। युद्ध का नाम क्या कहते हैं यहाँ पर व्यंग के तौर पर कहा जा सकता है। आगे देखिए,
प्लासी के युद्ध की गणना भारत के निर्णायक युद्धों में की जाती है और वर्तमान में प्लासी नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने 1100 यूरोपीय और 200 सिपाही तथा बंदूकजी क्लाइव के नेतृत्व में हिस्सा लिया था और दूसरी ओर 4500 सैनिक वाली नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ खां और राय दुर्लभ ने किया था और 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी नामक गांव में दोनों सेनाएं जो है आमने सामने हुई थी। नवाब की सेना के वफादार सिपाही मीर मदान और मोहनलाल मैदान में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और सिराज की सेना के 3 धोखेबाज सेनापति युद्ध क्षेत्र में एक भी गोला दागे बगैर वापस हो लिए थे। सेना को छिन्न भिन्न देख नवाब जो है घबराकर अपने महल की ओर भागा और वहां पर जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का जो है नवाब बना दिया। अब देखिए युद्ध के परिणाम क्या हुए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए प्लासी के युद्ध के परिणाम में इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने कहा कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुभारंभ हुआ और एक पीढ़ी से भी कम समय या प्लासी के युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश धर्मतंत्री शासन के अभिशाप से मुक्त हो गया था। अब देखिए इसके बाद क्या कहते हैं डॉक्टर दीनानाथ वर्मा के शब्दों में कहा जाए तो प्लासी का युद्ध एक ऐसे विशाल गहरे षड्यंत्र का प्रदर्शन था जिसमें एक और कुटिल नीति निपुण बाघ था और दूसरी ओर भोला शिकार। युद्ध में अदूरदर्शिता की हार हुई और कुटिलता की जीत हुई और यदि इसका नाम युद्ध है तो प्लासी का प्रदर्शन भी युद्ध था, लेकिन सामान्य भाषा में जिसे युद्ध कहते हैं वह प्लासी में कभी हुआ ही नहीं था। मतलब प्लासी में जो है युद्ध हुआ ही नहीं था, वो पूरा का पूरा एक षड्यंत्र मात्र था। आगे देखिए अगले इतिहासकार के.एस. पन्नीकर क्या कहते हैं कि प्लासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोग और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया था। इसके बाद देखिए प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में जो है ल्यूक स्क्राफ्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया और प्लासी के युद्ध के बाद आर्थिक रूप से भारत में इस सबसे समृद्ध प्रांत की जो जी भर के लूटा गया और 1757 से 60 के बीच मीर जाफर ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए को घूस दिया और क्लाइव की युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 37,70,833 पाउंड जो है प्राप्त हुआ था। अल्फ्रेड लायल के अनुसार प्लासी में क्लाइव की सफलता ने बंगाल में युद्ध तथा राजनीति का एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र जो है अंग्रेजों के लिए खोल दिया था। प्लासी के युद्ध के परिणामों को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के साथ पुष्टि हुई और युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक तथा वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया और कंपनी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। आइए अगला देखेंगे मीर जाफर जो 1757 से 60 तक जो है शासन करता है। 30 जून 1757 को क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद पर आसीन कराया। इसी समय से बंगाल में जो है कंपनी ने नृप निर्माता, ठीक है, पपेट नवाब जो है जिसको कहते हैं, कि उसकी भूमिका शुरुआत की और बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जो है जमींदारी पुरस्कार के रूप में दे दिया था। आगे देखिए मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवा के बदले ढेर सारा पुरस्कार दिया। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हाँ, ढेर सारा पुरस्कार दिया। क्लाइव को उसने 2,34,000 पाउंड की व्यक्तिगत भेंट, 50 लाख रुपए, चलिए 50 लाख रुपया सेना तथा नाविकों को पुरस्कार के रूप में तथा बंगाल की सभी फ्रांसीसी बस्तियों को जाफर ने अंग्रेजों को जो है सौंप दिया था। मीर जाफर एक दुर्बल, दुविधाग्रस्त और राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षमता से हीन व्यक्ति था और जिसके कारण जो है शीघ्र ही उस शक्तिशाली हिंदू सहयोग राजा राम नारायण और दीवान दुर्लभ राय उसके जो है विरोधी बन जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मीर जाफर के बारे में कहा जाता है कि उसने अंग्रेजों को इतना धन दिया कि उसे अपने महल के सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े। देखिए इतिहासकार कर्नल मिल्सन के अनुसार जो है कंपनी के अधिकारियों का यह उद्देश्य था कि जितना हो सके उतना हड़प लो, मीर जाफर को एक सोने की बोरी के रूप में इस्तेमाल करो और जब भी इच्छा हो उसमें जो है हाथ डाल दिया करो। कालांतर में मीर जाफर के अंग्रेजों से संबंध अच्छे नहीं रहे क्योंकि नवाब प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक बढ़ गया और साथ ही जो है मीर जाफर ने चिन्नसूरा में स्थित डचों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध जो है षड्यंत्र करने लगा था। इसके बाद देखिए कि अंग्रेज सरकार के खर्च में जो है दिन प्रतिदिन
हो रही बेतहाशा वृद्धि और उससे वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अक्टूबर 1760 में अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में जो है सिंहासन त्याग दिया था। इसके बाद देखिए मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का जो है गीदड़ भी कहा जाता था। मीर जाफर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति को जन्म देते हुए एक गुट को दूसरे गुट से जो है लड़ाने की शुरुआत की और क्लाइव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु मीर जाफर ने जो है तत्कालीन मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से क्लाइव को उमरा की उपाधि और 24 परगना की जो है जमींदारी प्रदान करवाई और 24 परगना की जमींदारी जागीर को जो है क्लाइव की जागीर के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए क्लाइव के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। क्लाइव जो मद्रास की काउंसिल में सेवा में था, तकनीकी रूप से वह मद्रास का गवर्नर बन गया था और 1758 में उसे बंगाल के गवर्नर का पद प्राप्त हो गया था। फरवरी 1760 में क्लाइव ने कुछ महीने के लिए गवर्नर का दायित्व हालवेल को सौंपकर इंग्लैंड वापस चला गया और हालवेल ने जो है मीर जाफर को पदमुक्त करने की योजना बना ली थी। इसके बाद देखिए कि हालवेल की योजना को प्रयोग में लाने के लिए बंगाल के अगले गवर्नर बेंसी टार्ट, ठीक है, बेंसी टार्ट ने जो है प्रयास किया था और 27 सितंबर 1760 को बेंसी टार्ट और मीर कासिम के बीच एक गुप्त संधि हुई जिसके अंतर्गत व्यवस्था की गई थी कि बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी कंपनी को सौंपकर मीर कासिम नायाब सूबेदार के रूप में बंगाल की वास्तविक सत्ता का प्रयोग करे और मीर जाफर अपने पद पर जो है बना रहे। इसके बाद देखिए मीर जाफर की संधि के द्वारा दी गई व्यवस्था स्वीकार्य नहीं थी, अतः अंग्रेजी सेना ने मुर्शिदाबाद स्थित जाफर के महल पर अधिकार कर लिया और परिणाम स्वरूप नवाब ने जो है पद त्याग दिया और इस घटना को जो बंगाल की दूसरी क्रांति 1760 के नाम से जो है जाना जाता। इसके बाद देखिए शासन में जो है मीर जाफर का दामाद बैठता है मीर कासिम, जो 1760 से 1765 के बीच में शासन करता है। मीर कासिम अलीवर्दी के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। राज्यरोहण के तत्काल बाद उसे मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बिहार पर 1760-61 आक्रमण का जो है सामना करना पड़ा और कंपनी की सेना ने सम्राट को पराजित कर उसकी स्थिति को और भी दयनीय बना दिया था। नवाबी पाने के बाद कासिम ने बेंसी टाट को 5 लाख, हालवेल को 2,70,000 और कर्नल क्लार्ड को 4 लाख रुपए जो है उपहार के रूप में दिया। कंपनी तथा उसके अधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया। इसके बाद देखिए मीर कासिम ने राजस्व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने एवं आमदनी बढ़ाने हेतु कई उपाय अपनाए, जिसमें कुछ प्रमुख है कि अधिक धन वालों का धन जब्त करना, सरकारी खर्च में जो है कटौती करना, कर्मचारियों की छटनी, नए जमींदारों से बकाया धन की जो है वसूली करना। तो इस प्रकार उसने कई सारे कार्य शुरू किए थे। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इधर कर देते हैं। हाँ चलिए अगले पॉइंट को देखेंगे अब हम लोग कि मीर कासिम ने बिहार के नायाब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी क्योंकि वह बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इसके बाद देखिए कि सैन्य व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपनी सैनिकों की संख्या में वृद्धि की, साथ ही उन्हें यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया और इसने अपनी सेना को गुरगिन खान नामक आर्मेनियाई के नियंत्रण में रखा। मुंगेर में मीर कासिम ने तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाने की स्थापना भी की और 1717 में मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त व्यापारिक फरमान का इस समय बंगाल में दुरुपयोग देखकर नवाब मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार की शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। 1762 में मीर कासिम द्वारा समाप्त की गई व्यापारिक चुंगी और कर का लाभ अब भारतीयों को भी मिलने लगा था और पहले यह लाभ 1717 के फरमान द्वारा केवल कंपनी को मिलता था और कंपनी ने नवाब के इस निर्णय को अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और परिणाम स्वरूप जो है संघर्ष की शुरुआत होती है। 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया था और 19 जुलाई 1763 को मीर कासिम और एडम्स के नेतृत्व में करवा नामक स्थान पर करवा का युद्ध हुआ जिसमें नवाब जो है पराजित हो जाता है, अपदस्थ हो चुका रहता है, तो इसमें जो है वो पराजित हो चुका होता है। करवा के युद्ध के बाद बक्सर के युद्ध से पूर्व मीर कासिम को अंग्रेजों ने 3 बार पराजित किया और परिणाम स्वरूप कासिम ने जो है मुंगेर छोड़कर पटना में शरण ली। 1763 में हुए पटना हत्याकांड में जिसमें कई अंग्रेज मारे गए, उसमें जो है मीर कासिम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। अंग्रेजों द्वारा बार बार पराजित होने के कारण मीर कासिम ने एक सैनिक गठबंधन बनाने की दिशा में प्रयास किया और कालांतर में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय
अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैन्य संगठन का निर्माण कराया। अब देखिए, बक्सर से पूर्व मीर कासिम ने कुछ प्रमुख युद्ध लड़े थे जिसमें वो उसकी पराजय हुई थी। कौन कौन से युद्ध थे? देखिए, पहला आपका करवा का युद्ध जो 9 जुलाई 1763 में, गिरिया का युद्ध 4-5 सितंबर 1763 और उधनौला का युद्ध 1763 में। कई बार ये डीप क्वेश्चन है, कई बार आ जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, बक्सर का युद्ध 1764, इसको हमने कई बार पढ़ा है, फिर से पढ़ेंगे जिससे याद हो जाए। बक्सर जो बनारस के पूर्व में स्थित है के मैदान में अवध के नवाब, मुगल सम्राट तथा मीर कासिम की संयुक्त सेना अक्टूबर 1764 को पहुंची और दूसरी ओर अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में पहुंची और 23 अक्टूबर 1764 को निर्णायक बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेजों ने अवध के नवाब की सेना से असद खां, शाहुमल और जैनुलाब्दीन को धन का लालच देकर जो है फोड़ दिया था। तो यहाँ भी जो है वही काम हुआ जो प्लासी के युद्ध में हुआ था। कुछ जो सेना के लोग थे वो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, सिर्फ किसके लालच से? धन के लालच से मिल गए थे। शीघ्र ही हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध को जीत लिया और मीर कासिम का संयुक्त गठबंधन बक्सर के युद्ध में इसलिए पराजित हो गया क्योंकि उसने युद्ध के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। शाह आलम गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिला था, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, तथा भारतीय सेना में अनेक प्रकार के दोष जो हैं अंतर्निहित थे। इन सब का कारण एक ही है क्योंकि उस समय तक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था और अंग्रेजों ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया। बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्व था क्योंकि इस युद्ध के परिणाम से तत्कालीन प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता जो है प्रमाणित हो जाती है। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया और साथ ही अवध अंग्रेजों का जो है कृपा पात्र बन गया था। अब देखिए, इतिहासकार पी रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि माना कहीं अधिक उपयुक्त है। और अगला देखिए, यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। आगे देखेंगे कि प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम जहां पहले ही अंग्रेजों के शरण में आ गया था, वहीं अवध का नवाब कुछ दिन तक अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक सहायता हेतु भटकने के बाद मई 1765 में अंग्रेजों के समक्ष जो है आत्मसमर्पण कर दिया और 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की जो है मृत्यु हो जाती है और उसके पुत्र नजमुद्दौला को जो है अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया जाता है। याद रखिएगा 1700, हाँ बस यही चीज़ है। मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया और आते ही उसने जो है शाह आलम और शुजाउद्दौला से जो है संधि की थी। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की और जिसकी शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। पहली शर्त तो ये थी कि मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। दूसरी शर्त कि कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया और तीसरा था कि एक फरमान द्वारा बादशाह शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। और लास्ट चौथा है कि कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देने का जो है स्वीकार कर लिया था। मतलब कंपनी को जो है अब मुगल बादशाह 26 लाख रुपए वार्षिक दिया करेंगे। इलाहाबाद की प्रथम संधि का सबसे बड़ा लाभ कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के वैधानिक अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। अब देखिए, बंगाल में द्वैत शासन की जो है स्थापना होती है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। द्वैत शासन को समझने से पहले दीवानी और निजामत को समझना अति आवश्यक है। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन जो है 2 प्रकार के अधिकारी होते थे, जिनमें सूबेदार, जिसे निजामत भी कहा जाता था, का कार्य सैनिक प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन से जुड़ा हुआ था। तो सूबेदार, जिसको निजामत कहते थे, तो निजामत का अर्थ हुआ कि जो सैनिक जो लोग रक्षा करते थे, सैनिक, और पुलिस और न्याय प्रशासन से जुड़ा जो काम था वो निजामत में आता था। और दीवानी, जो जिसको क्या कहते हैं, दूसरा प्रांतीय स्तर पर श्रेष्ठ पद दीवान का था, जो राजस्व और वित्त व्यवस्था की देखरेख करता था और ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पर नजर रखते थे तथा मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो याद रखिएगा, निजामत से अर्थ है कि प्रशासन, जो न्याय प्रशासन हो गया आपका, सैनिक और पुलिस व्यवस्था जो है उसको निजामत देखता है, और दीवान से आपका अर्थ हो गया राजस्व और वित्त व्यवस्था को देखता है। तो निजामत और दीवानी, तो दीवानी जो है राजस्व से संबंधित है और निजामत जो है आपका न्याय प्रशासन और कह लीजिए कि
समाज में जो पूरी क्या कहते हैं प्रशासन चलता है उसको देखा करता था। तो इलाहाबाद की संधि के बाद जो है अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक देने के बदले दीवानी का जो है अधिकार तथा 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को देने पर निजामत का अधिकार जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये दोनों ही अधिकार जो है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो जाते हैं। दीवानी और निजामत दोनों अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद ही कंपनी ने जो है बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की। द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियो कार्टिस को माना जाता है। द्वैत शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 से माना जाता है, उसके अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कौन थी? कंपनी ही थी। चलिए आगे देख लेते हैं अगले पॉइंट को। कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैत शासन कहा गया, और जिसकी विशेषता यह थी कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसे आपका जो नवाब हुआ करते थे उनके पास जो है उत्तरदायित्व तो थे, उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, पर उनके पास जो है अधिकार नहीं था, पावर नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों के पास जो है आ, अधिकार तो था, लेकिन क्या कहते हैं उत्तरदायित्व नहीं था। तो मतलब अंग्रेज जो है पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, और नवाब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर हुआ करते थे। मतलब जो नवाब थे उनके पास शक्ति तो नहीं थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी पूरी थी। और जो अंग्रेज थे उनके पास शक्ति तो थी, पर उनके पास क्या कहते हैं कोई जिम्मेदारी नहीं थी। इसके बाद देखिए शीघ्र ही बंगाल में जो है द्वैत शासन के दुष्परिणाम देखने को मिले, और समूचे बंगाल में जो है अराजकता, अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार का माहौल बन गया, और व्यापार और वाणिज्य का जो है पतन हुआ। व्यापारियों की स्थिति भी भिखारियों जैसी हो गई। समृद्ध और विकसित उद्योग जो है विशेषता रेशम और कपड़ा उद्योग नष्ट हो गए। किसान भयानक गरीबी के जो है शिकार हो गए थे। इसके बाद देखिए क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि की, और संधि की शर्तें कुछ इस प्रकार थी कि नवाब ने कंपनी की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का वायदा किया। और इसके बाद चलिए आगे देखिए, अवध प्रांत से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल बादशाह को दे दिए गए। इसके बाद अंग्रेजों की संरक्षता में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह को पैतृक जागीर के रूप में दे दी गई थी। इसके बाद शुजाउद्दौला को अवध वापस मिल गया, तथा उसने चुनार अंग्रेजों को सौंप दिया था। और पांचवा और अंतिम था कि नवाब की एक और संधि द्वारा यह वचन देना पड़ा कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए वह अंग्रेजों के सैनिक सहायता लेने पर पूरा सैनिक खर्च वहन करेगा। तो यहाँ से जो है धीरे धीरे सहायक संधि की भी शुरुआत होती है, पर पूर्ण रूप से नहीं, उसका शुरुआती है, अर्ली स्टेज है। आगे देखिए, अवध के साथ संधि पर रेम्योजो जो इतिहासकार उन्होंने क्या लिखा कि अब से अवध के साथ मित्रता के संबंध रखना अंग्रेजों की स्थायी नीति बन गई, और जो मराठों की बढ़ती हुई शक्ति के मार्ग में एक लाभदायक बाधा थी। और अवध के साथ जो ये रिश्ता था ये 1857 तक रहा अंग्रेजों का, और उसके बाद जो है अवध के राजा को ही समाप्त कर दिया गया था और अंग्रेजों में विलय कर लिया गया था। फरवरी 1765 में क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि की, जिसकी शर्तें कुछ इस प्रकार थीं कि बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार अब कंपनी को होगा, साथ ही नवाब की सेना को लगभग समाप्त कर दिया जाएगा। बंगाल के नवाब के साथ संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, और अल्पायु नवाब ने मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार नियुक्त किया था। इस प्रकार कंपनी को मुगल सूबेदार द्वारा इलाहाबाद की संधि से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी तथा बंगाल के नवाब के साथ संपन्न संधि से निजामत का अधिकार भी प्राप्त हो गया। इसके बाद देखिए द्वैत शासन के समय ही बंगाल में 1770 में जो है भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें करीब 1 करोड़ लोग भुखमरी के कारण मृत्यु के शिकार हो गए। और अकाल के इस भयानक दौर में जो है कटियार जो है बंगाल का गवर्नर था। इसके बाद देखिए द्वैत शासन के समय बंगाल से 1766-67 के बीच जो है करीब 2,24,67,500 रुपए की जो है वसूली की गई, और इससे पूर्व यह वसूली मात्र जो है 80 लाख की थी। तो काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में धन का निष्कासन हुआ। और लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड की संसद में द्वैत शासन के बारे में कहा कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व में कोई भी ऐसी सभ्य सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितना कि भारत की कंपनी की सरकार थी। क्लाइव ने खुद बंगाल की अव्यवस्था के बारे में कहा कि मैं केवल इतना ही कहूँगा कि अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और शोषण का जैसा दृश्य बंगाल में था वैसा ना तो किसी देश में देखा गया और न ही सुना गया। ऐसे अन्यायमुक्त और लोभपूर्ण ढंग से इतने लाभ कभी प्राप्त नहीं किए गए। इसके बाद देखिए 1775 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने बंगाल के नवाब मुबारक उद्दौला के बारे में कहा कि वह बेताल या छाया पुरुष, घास फूस का आदमी है, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है।
देखिए क्लाइव के समय मुंगेर और इलाहाबाद के श्वेत सैनिकों ने भत्ता कम मिलने के कारण विद्रोह किया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजों के अंदर भी जो है सैनिक विद्रोह हुआ करते थे, उसको जो है श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों के हित के लिए एक संस्था सोसाइटी ऑफ ट्रेड की जो है स्थापना की, जिसे नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त हुआ। और 1767 में क्लाइव के इंग्लैंड वापस जाने पर वहां की सरकारों ने उसे लॉर्ड की उपाधि दी। मैकाले ने कहा क्लाइव के बारे में क्या कहा कि हमारे टापू ने शायद ही ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श में उससे बेहतर हो। तो ये किसका कथन था? ये मैकाले का क्लाइव के बारे में कहा गया कथन था। आप देखिए हमने चैप्टर को यहीं पे पूरा पढ़ लिया, अब जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके बारे में देखते हैं। देखिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय 20-21 जून को जो है 1756 का प्रसिद्ध कालकोठरी या ब्लैक होल की घटना घटित हुई। ठीक है, निर्णायक प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया और क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए इस युद्ध ने निर्णायक भारत अंग्रेजी साम्राज्य की जो है स्थापना की। इसके बाद प्लासी के युद्ध के समय भारत का मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था और मीर जाफर को जो है कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा गया। बंगाल में व्यापार करने वाले अनधिकृत ब्रिटिश व्यापारियों को इंटरलोपर कहा जाता था और मीर जाफर द्वारा प्रदत्त 24 परगना की जमींदारी को क्लाइव की व्यक्तिगत जागीर के रूप में जाना जाता था। सिराज के विरोधियों में शामिल थे पूर्णिया का सूबेदार शौकत जंग, मौसी घसीटी बेगम, सेनापति मीर जाफर और मीर कासिम अली वर्दी खां के बाद बंगाल का सर्वाधिक योग्य नवाब था। इसने अंतर्देशीय व्यापार से सभी प्रकार की चुंगी को समाप्त कर दिया। मुर्शिदाबाद से मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित किया और 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में लड़े जाने वाले भारतीय सेनाओं में शामिल क्या थे, कौन थे? मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे। इसके बाद देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 क्लाइव और मुगल बादशाह के बीच में हुई और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 में ही क्लाइव और अवध के बीच संपन्न हुई थी। बस यहाँ पे जो है दिन का अंतर है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। देख लिए क्या वीडियो में बताया हूँ अभी। द्वैत शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को माना जाता है और बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में हुई थी, जो 1772 तक प्रचलन में रही। अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब नजमुद्दौला था और बंगाल का जो है अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला 1770-75 में जो है था और इसके बाद जो है यहाँ पे नवाब की पदवी समाप्त कर दी गई। दोस्तों आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कौन कौन सी गलती हुई है आप लोग जरूर बताइएगा, जिससे कि मुझे सुधार करने का मौका मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।